हेलो, आप सबका हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग लास्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिले थे। बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के लिए हमने मन्नू भंडारी की ऊंचाई कहानी को शुरू किया था। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य में नई कहानी से जुड़ी हुई है और ये जुड़ा होना बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। वो किसी झंडे के नीचे नहीं खड़ी थी, लेकिन उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं वो आज के उलझे हुए संबंधों को, भागती हुई जिंदगी को, बदलते हुए परिवेश को और आधुनिक जीवन मूल्यों की स्वीकार्यता को व्यक्त करने वाली कहानियाँ हैं। यही सच है। मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं और इनके उपन्यासों पर भी मैं बात कर चुकी हूँ। ऊंचाई कहानी, इसके शीर्षक को लेकर भी हमने चर्चा की थी। इस ऊंचाई के दो मतलब हैं। देखिए, इसी के नहीं, कोई भी शीर्षक हो, कोई भी नाम हो, उसका एक शाब्दिक अर्थ होता है और एक भावार्थ होता है। शाब्दिक अर्थ में ऊंचाई कहानी जिन ऊंचे पायदान पर आपकी सोच को ले जाती है, वो इसके अर्थ को सार्थक करता है। एक होता है ढर्रा, सोच का ढर्रा, नजरिए का ढर्रा। ये कहानी उसको छलांग लगाती है, उसको पार करके आगे पहुंचती है। शिशिर और शिवानी पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इसलिए ऊंचाई दूसरे रूप में भी सार्थक है। ऊंचे स्थान पर जाकर, ऊंचाई पर जाकर जीवन के कुछ प्रश्नों का हल ढूंढना और हमारी सोच को किसी नए पैमाने तक ले जाना इस कहानी की सार्थकता है। लेखिका की सफलता इसमें है कि हम लोग उनकी विचारधारा से कितना जुड़ पाते हैं। नए प्रश्नों को, प्रश्न नए नहीं है, पुराने ही हैं, लेकिन उन पर बात कभी नहीं हुई थी। उन प्रश्नों पर, स्त्री अस्मिता पर, स्त्री के शरीर पर, समाज के मानदंडों पर, घिसी पिटी सोच पर, पुरानी रवायतों पर जिस तरह से लेखिका ने सवाल उठाए हैं, बहुत अच्छा लगा है। हम बात तो ऊंचाई कहानी की कर रहे हैं, लेकिन एक शिक्षक और हिंदी की विद्यार्थी और एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं आपको कुछ इसी कहानी को विस्तार देते हुए सवाल जवाब करना चाहूँगी, बात करना चाहूँगी, अपने विचार साझा करना चाहूँगी। हमारे यहाँ देखिए, बच्चे का जन्म होता है, लेकिन अगर वो लड़का है तो उसका पालन पोषण अलग तरीके से होगा, लड़की है तो अलग तरीके से होगा। परिवार में लड़की ने चुन्नी नहीं ली तो उस पर चर्चा हो जाती है, लेकिन लड़के बाथरूम में गेट खुला खोल के नहाते हैं, अंडरवियर में बाहर आकर अपने कपड़े लेने आ सकते हैं। ये मैं रोज देख रही हूँ घरों में, ये हो रहा है। घूंघट एक कुप्रथा है, लेकिन हम शरीर के ढक के रखने को बहुत गरिमा में मानकर चलते जा रहे हैं। शरीर की अनेक समस्याएं, बीमारियां और जो समस्या नहीं है, बायोलॉजिकल चक्र है, उसको हमने रहस्यात्मक आवरण में जिस तरह ढककर सवालों से परे कर दिया है और वो एक अमानवीय कृत्य में बदल चुका है, ये भी हमारे समाज की एक बीमारी है। आप सोचेंगे घुमा फिरा के किन शब्दों में मैं बात कर रही हूँ, तो सीधे कर लेते हैं। ये जो माहवारी है, मेंस्ट्रुएशन है, इसको लेकर के परिवार में लड़कों को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि सारी चीज़ें छुपा के रखी जाती हैं। घर में माँ, बहन, चाची, ताई महीने के महीने इन प्रॉब्लम से गुजरती हैं। शरीर को दर्द होता है, मन को पीड़ा होती है, मूड स्विंग होता है, उदासी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, लेकिन लड़कों को पता कब चलता है? जब उनकी शादी होती है या जब वो किसी रिलेशनशिप में होते हैं। बहुत थोड़ा परिवर्तन इस रूप में आया है कि सेंसिटिविटी बढ़ी है। दोष उनका भी नहीं है, समाज का जो पैटर्न है वो बहुत घिसा पिटा है।
एक आदमी दर्द से तड़प रहा है, लेकिन उसको हमने अपवित्रता के बोझ से जोड़ दिया है, वो मंदिर में नहीं जा सकते, वो किचन में नहीं जा सकते। एक लड़की जो बचपन से नवरात्र में कन्या पूजन में शामिल होती थी, प्रसाद उसको जुठाकर परिवार को खिलाया जाता था, वो एक दिन अचानक बड़ी हो जाती है। जिस दिन ऋतु चक्र शुरू होता है, माहवारी शुरू होती है, उसके बाद वो पहले जैसी नहीं रह जाती, उसका कुछ कम हो गया है, वो अब वैसी नहीं रही, वो उस कन्या पूजन में उस भोज में शामिल नहीं होगी, कंजक नहीं रही है, वो बालिका नहीं रही। इसी तरह लड़के भी किशोर उम्र के होते हैं, युवा होते हैं, बचपन से जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, लेकिन ये पवित्रता अपवित्रता का बोध उनके साथ नहीं जुड़ा है। ये भेदभाव है, लैंगिक असमानताओं में आता है। लड़कियां जब माँ बनती हैं, लेबर पेन को सहती है, तब घर के पुरुषों को इजाज़त नहीं होती वहाँ जाने की। वो जान ही नहीं पाते कि कितनी पीड़ा के बाद में, कितनी वेदना सहने के बाद में उस औरत ने उसकी गोद में एक बच्चा दिया है, जो इस संसार में उसका नाम रोशन करेगा, उसके नाम को आगे बढ़ाएगा। ये सारी कितनी चीज़ें हैं। इसी तरह से दो लोगों का रिलेशन बनता है। लेकिन जब एक लड़की किसी से रिलेशन में आती है, तो अब उसकी वर्जिनिटी भंग हो गई। अब वो कौमार्य उसमें नहीं रहा जो पहले था, पहले शारीरिक संबंध के पहले उसमें जो कौमार्य था वो अब नहीं रहा। वो कुछ भी कर ले, उस स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर सकती जो उस संबंध के पहले थी। लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया लड़कों के लिए नहीं है। विवाहेतर संबंध गलत है कि सही है, उससे परे हम जाके देखें तो लड़के ऐसी बातें शानो शौकत से बताते हैं। एक मूवी आई थी संजू, जिसमें वो सिनेमा हॉल में संजय दत्त की आवाज़ गूंजती है, डायलॉग आता है कि उसकी 300 गर्लफ्रेंड रही है, तो सिनेमा हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी थी। लेकिन अब फर्ज कीजिए कि कोई लड़की कह दे कि उसके 3 बॉयफ्रेंड थे, होंगे भी तो नहीं बता सकती, क्योंकि बताएगी तो अब वो चालू है, जलील है, चरित्रहीन है। समाज उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए तड़पता रहता है। शरीर तो 2 लोगों का इन्वॉल्व होता है, मन की बात ही नहीं कर रही, 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन पवित्र अपवित्रता का भाव एक से जुड़ा है। इसी तरह जो वेश्याएं हैं वो आपके घर में कभी नहीं आती। तथाकथित सब में पुरुष अपने घर की देहरी को लांघ कर उसके घर के अंदर जाते हैं, लेकिन लौट कर वो अपने घर में एक सम्मानित पुरुष सदस्य होते हैं। कर्तव्यनिष्ठ पति और पिता हो सकता है, लेकिन वो वेश्या समाज से बहिष्कृत रहेगी, वैसी नहीं रह सकती। उसके लिए नियम कायदे अलग हैं, वो नीची नजरों से देखी जाएगी। तो शरीर को ही लेकर के हमारे यहाँ बहुत सारे पैमाने हैं। एक बर्तन हमारे घर का, मैं कहती हूँ कई बार, बहुत अच्छा है लड़कियों के शरीर से। हम एक बर्तन में चाय बनाते हैं, उसको ये नहीं कहते अरे यार अभी पहले जैसा नहीं रहा, अब इसमें चाय बन गई, अभी बेकार हो गया। हम उसको मांज धोगे, उसमें दूध गर्म कर लेते हैं, फिर उसमें हम कढ़ी बना लेते हैं, खट्टी चीज़ बना लेते हैं, तब भी नहीं कहते अभी बेकार हो गया, रद्दी हो गया, इसमें दूध कैसे गर्म करेंगे। वो जब तक फूटता नहीं है, खराब नहीं होता, पुराना नहीं पड़ता, उस बर्तन को हम मांजते रहते हैं, धोते रहते हैं, काम में लेते रहते हैं। लेकिन लड़कियां जिनके बारे में पता चल जाए कि इनका किसी से रिलेशन रहा, या एक बार हो गया, इवन किसी के साथ जबरदस्ती रेप हो गया, हमारे यहाँ रेप होने के बाद भी उस लड़की से सहानुभूति होती है जिसका ब्रूटली रेप हुआ हो, जिसका मर्डर कर दिया गया। और उसमें भी अब तो हम इतना गिर गए हैं कि उसमें भी हम साजिशें ढूंढते हैं कि मरते मरते वो लड़की जबरदस्ती अपना रेप करवा गई होगी और अपने आप को मार डाला होगा, और इस पवित्र लड़के को, शरीफ लड़के को फंसा रही है। ऐसे सारे प्रश्न दूर जाकर के जुड़ते हैं इस कहानी से, जहां शिवानी ने शिशिर के साथ 8 साल का बड़ा सुंदर वैवाहिक संबंध निभाया। 11 साल बाद वो अतुल से मिली तो वो पाती है कि अतुल 11 साल वाले पहले की जगह पे ही खड़ा है। न उसके जीवन में कोई लड़की है, न उसके जीवन में प्रेम है। वो एक छूछा अछूता रेत का बवंडर सा है, कुछ नहीं उसके जीवन में। और इधर वो अपने को देखती है तो उसके पास पति है, प्यार करने वाला, बच्चा है,
उसके मन को बहलाने वाला, उसका प्यार एक्सेप्ट करने वाला, यानी मातृत्व के सुख से भी वो सुखी है। एक अच्छा इंसान होने के नाते, एक अच्छी इंसान होने के नाते उसको एक ग्लानि होती है कि उसके पास तो सब कुछ है, और एक अच्छा इंसान होने के नाते अतुल का हक है कि उसके पास भी ये सब कुछ हो। उसका घर सुसज्जित है, उसकी जिंदगी सही है, लेकिन उसके पास प्यार करने वाली कोई स्त्री नहीं है। तो ग्लानि को मिटाना भी एक सही इंसान के लिए कई बार बहुत जरूरी हो जाता है। बोझ के साथ जीना सबको संभव नहीं लगता, तो वो उस ग्लानि को मिटाने के लिए और एक उम्मीद में कि शायद आज के इस प्यार के बाद इसके मन का रूखापन कम हो जाए, इसकी कड़वाहट मिट जाए कि जिंदगी ने इसको कुछ नहीं दिया, वो उसके साथ में प्रेम संबंध बनाती है। अतुल की पूरी ना 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 रहती है। अतुल उसके वैवाहिक जीवन को लेकर सावधान है कि इसके कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन शिवानी को लगता है कि आखिर उसकी जिंदगी का एक डिसीजन लेने का हक उसको भी है। जो वो प्यार किसी को दे रही है वो किसी और के हिस्से का नहीं दे रही है। हिस्सा, बिना हिस्सा ऐसी कोई बात उसके मन में नहीं आती, कोई फांक नहीं आती, और वो एक दोस्त के नाते एक मरहम सा लेप उसके ऊपर करती है और लौटती है। शिशिर के साथ में मिलती है। अतुल की चिट्ठी से शिशिर को पता चलता है, शिशिर उसको छोड़कर चला जाता है। 15 दिन बाद अतुल ने चिट्ठी लिखी है, वो उससे मिलने गई है। तो किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है अभी हम देखते हैं। दोनों में से शायद कोई भी नहीं सोया था, दोनों में से सोया कोई भी नहीं था। हाँ, उनके बीच का प्यार और अपनत्व सो गया था। दोनों पति पत्नी पास पास लेटे हुए हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं है। तो इसको लगता है कि दोनों में से सोया कोई नहीं है, लेकिन बात नहीं कर रहे, पर हाँ प्यार सो गया है। आगे करेक्ट करती है, सो ही नहीं गया था, शायद मर गया था। प्यार सो ही नहीं गया था, प्यार इनके बीच का मर भी गया था। क्योंकि जो सो जाता है उसको उठने की उम्मीद रहती है, वो उठता भी है, लेकिन जो मर गया हो उसके जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं होती। जिस स्थिति में अभी दोनों रह रहे हैं, लग नहीं रहा कि उनमें कुछ संभावनाएं बची हैं। एक ही पलंग पर दोनों के शरीर पास पास लेटे थे, पर मन के बीच एक अनंत दूरी आ गई थी। दोनों के शरीर एक ही पलंग पर पास पास लेटे थे, शरीर लेटे थे, लेकिन मन के बीच में अनंत दूरी आ गई थी। जिस तरह से एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे, एक दूसरे को फील भी नहीं कर रहे थे, महसूस नहीं हो रहा था कि दूसरा इंसान भी है, बहुत दूरी आ गई थी। शिवानी के मन में कहीं बहुत गहरे टीस अवश्य थी, पर ऊपर की उस जड़ता को क्या करे जो उस टीस का पूरी तरह एहसास भी नहीं होने देती थी। शिवानी के मन में एक टीस थी, बहुत दुख था कि ये जो हो रहा है ये नहीं होना था, लेकिन साथ में उसके अंदर एक जड़ता आ गई थी कि ये नहीं होना चाहिए था, इतना ओवर रेट इसको नहीं करना चाहिए था। उसने जो दिया शिशिर के हिस्से का नहीं दिया, शिशिर को पूरा मिलेगा, 100% मिलेगा, उसको कोई बांट ही नहीं सकता, तो फिर ये ऐसे क्यों कर रहा है। और उससे उसमें एक शून्यता आ गई थी, एक सन्नाटा आ गया था, एक जड़ता आ गई थी, और उस जड़ता के कारण उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी कुछ इस प्रकार घुल मिल गए थे कि वह तीनों को अलग अलग करके देख भी नहीं पा रही थी। उस जड़ता के कारण उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसका भविष्य तीनों इस तरह से गड्ढ हो गए थे कि वह तीनों को अलग करके देख भी नहीं पा रही थी। अतीत में 8 साल का सुखद वैवाहिक जीवन था, वर्तमान में दोनों पति पत्नी के बीच में कोई बोलचाल नहीं है, अनंत दूरियां हैं, और भविष्य जिसका कोई और छोर नहीं, जिसका कोई पता ठिकाना नहीं। न वो वर्तमान अतीत से पुलकित है कि अतीत में कितने सुखी थे, न वो वर्तमान से खिन्न है कि अब क्या हो रहा है, न वो भविष्य से भयभीत है कि पता नहीं आगे क्या होगा। 8 वर्ष के सुखद विवाहित जीवन की मधुर स्मृतियां, किसी भी क्षण टूट जाने वाला वर्तमान का तनाव और अनिश्चित भविष्य का अंधकार उसे न कहीं से पुलकित कर रहा था, न खिन्न न भयभीत। ये मैं बता चुकी हूँ। हाँ, कल सारे दिन उसने यह प्रतीक्षा अवश्य की थी कि शिशिर उससे कुछ बोलेगा, उसे डांटे फटकारेगा, सफाई मांगेगा, या अपने इस तरह एकाएक चले आने पर पश्चाताप करता हुआ समझौता कर लेगा। कल के पूरे दिन
ये सोचती रही रात के पहले जो दिन था कि शिशिर उससे लड़ाई झगड़ा करेगा, उसको डांटे फटकारेगा, उससे सफाई मांगेगा कि बोलो ऐसा क्यों किया, या फिर वो बिना बात किए चुपचाप सामान बांध के चला आया तो शायद उसका मन पलट गया हो, खुद ही शर्मिंदा हो जाए कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतना नाराज़ नहीं होना चाहिए था, माफ़ी मांग ले और फिर दोनों बात करने लगेंगे, सब कुछ उनके बीच का ठीक हो जाएगा। 20 घंटे की रेल यात्रा में उसने आपस में होने वाली बातों की अनेक कल्पनाएं की थी। 20 घंटे का ट्रेन का सफ़र करके वो यहाँ आई है और रास्ते भर सोचती रही कि अब तुम शिशिर ऐसे बोलेगा, फिर मैं ऐसे बोलूँगी, फिर वो ऐसे रोने लगेगा, मैं उसको चुप कराऊंगी, फिर मैं रोने लगूंगी, वो मुझे चुप कराएगा। देखिए, हम जब किसी से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं तो हम उससे मानस वार्ता करते रहते हैं, मन ही मन उससे बातचीत चलती रहती है। जब बहुत करीब हो तो वो 7 समुंदर पार रह के भी हमारे साथ रहता है, हम उससे सुख की दुख की बतलाते रहते हैं। या जब मन मुटाव हो गया हो, झगड़ा हो गया हो, तब भी हम अंदर ही अंदर उससे बात करते रहते हैं, ऐसे नहीं बोलूँगा, ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे नहीं कहा था, मेरा ये मतलब नहीं था। अदरवाइज हम किसी के साथ रह के भी उसके बारे में नहीं सोचते। तो 20 घंटे तक शिशिर से ही बात करती रहे, शिशिर के सामने न हो करके भी। पर इस जटिल गांठ को न खोल सकने वाली ये चंद औपचारिक बातें, यह असह्य तनाव अब अप्रत्याशित ही था। लेकिन जब वो आ गई तो चंद औपचारिक बातें हो रही है, चाय पियोगे, खाना लग गया है, ये चीज़ यहाँ रखी है, ये बातें एकदम फॉर्मेलिटी भरी। इन औपचारिक बातों से वो गहरी गांठें नहीं खुली और न ये इसके लिए अप्रत्याशित था जो तनाव अब उसको मिला है। इतने गहरे तनाव में वो है कि वो समझ ही नहीं पा रही कि ये हो क्या गया। इस तरह से मानेगा ही नहीं, वो बात होगी ही नहीं, इसको नहीं पता था। और जब रात आई तो शिवानी को लगा कि शायद इस रात के खामोश सन्नाटे में ऐसा कुछ होगा जिसकी वह सारे दिन से प्रतीक्षा करती आई है। इसको लगा कि दिन भर ना सही, रात में दोनों जब एक बिस्तर पे होंगे, दोनों पास पास होंगे, तो शायद अचानक कोई एक लम्हा ऐसा आए कि दोनों बोल पड़े, खिलखिला के हंस पड़े और सारा तनाव धुल जाए। बिना एक शब्द भी बोले केवल देह का निकटता और स्पर्श ये दोनों को कहीं इतना पास ले आएंगे कि सारे तनाव ढीले हो जाएंगे और मन का सारा मैल आंसुओं में धुल जाएगा। पर वैसा भी कुछ नहीं हुआ। उसको याद आता है कि जब झगड़े में ऐसा भी हुआ था कि बहुत दिन से नहीं बोले, लेकिन एकांत है, चुप्पी है, सन्नाटा है, एक कमरे में दोनों हैं, पता ही नहीं चला किस पल दोनों ने एक दूसरे की तरफ करवट बदली और एक दूसरे को देखते हुए सारा मैल मनोमालिन्य बह गया, एक दूसरे से प्यार करने चले। होश आया तो पता चला दोनों रो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को चुप करा रहे हैं और बहुत नज़दीक आ गए। लेकिन अभी ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इसने माध्यम के रूप में देह को सोचा था। माध्यम बनती है बहुत बार, लेकिन जब गलतफहमी विशाल हो जाए तो प्यार होना लगने लगता है। अभी फिलहाल यही चल रहा है। पास लेटे शिशिर के शरीर की हर हरकत से पहले उसके मन में आशा जगाई और फिर छोड़। पास लेटे हुए शिशिर की जरा सी भी हरकत होती तो पहले इसको उम्मीद जगती कि क्या पता मेरी तरफ करवट बदल रहा है, लेकिन फिर ऐसा नहीं होता तो आशा क्षोभ में बदल गई, यानी दुख भरी झुंझलाहट में। जैसे जैसे समय बीतता गया शिवानी के मन की सारी कोमलता, कठोरता और जड़ता में बदलती चली गई। जैसे जैसे समय बीता शिवानी के मन की कोमलता थी, शिशिर से प्यार था, गुंजाइश लग रही थी, पास आना चाहती थी, प्यार करना चाहती थी, उसके मन का मैल धो देना चाहती थी। मैल ही था उसके मन में, शिवानी के मन में तो था नहीं। वो उससे बहुत प्यार करना चाहती थी, वो अपनी सारी दूरियों को मिटा देना चाहती थी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ये जो उम्मीद भरी कोमलता थी वो पहले तो झुंझलाहट में बदली, कठोरता में बदली कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, और फिर जड़ता में बदल गई, शून्यता में चली गई। जड़ दीवार की तरह, निर्जीव की तरह, जिसमें कोई उम्मीद नहीं रहती, भविष्य के प्रति तो क्या, वर्तमान के प्रति तो क्या, उसको अगले पल का भरोसा नहीं होता। मरणवत सा जब इंसान हो जाता है तो वैसी होती चली गई और उसे लगने लगा जैसे अब कुछ भी महसूस करने में असमर्थ हो उठी है, और उसको लगने लगा अब उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। उसका दिमाग सूना हो गया है, उसका शरीर सूना हो गया है, निढाल हो गया है, एकदम कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में वो नहीं है, और उसके लिए उस तरह से लेटे रहना असह्य हो गया। बिस्तर पर लेटे रहना जब असह्य हो गया तो वो उठकर कंधे पर शॉल और पैरों में चप्पल डालकर बाहर निकल आई।
जब ऐसा पल हो जिसमें बहुत घुटन हो तो इंसान उस घुटन को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस क्षण उस जगह को वो तुरंत छोड़ देना चाहता है। उसके फेफड़े फटने को हो आते हैं बाहर की खुली हवा में जाकर सांस लेने के लिए, उस व्यक्ति, उस जगह, उस माहौल से दूर होने के लिए। ऐसा ही शिवानी को लगा और शिवानी ने शॉल ओढ़ी, चप्पल पहनी और कमरे के बाहर आ गई। घर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा है, वहाँ वो आ गई। बीतते नवंबर के कोहरे का धुंधल का चारों ओर छाया हुआ था। ऐसा ही महीना, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, बीतता नवंबर है। सुबह कोहरा सा रहता है, धुंध रहती है, बादलों में सूरज नजर नहीं आता, सुहानी ठंड रहती है। वो माहौल इस कहानी में इस समय है, रात का टाइम है। तो बीतते नवंबर के कोहरे का धुंधल का, कोहरा छाया हुआ है, बादल है, आसमान साफ नहीं है और धुंधल का एक अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। बड़ा सा बगीचा, चारों ओर लंबे वृक्ष और छोटी झाड़ियां ओस में भीगी और अंधेरे में डूबी थी। बड़ा सा बगीचा है, उसमें बड़े बड़े पेड़ थे, छोटी छोटी झाड़ियां थी, सब अंधेरे में भीगी हुई, डूबी हुई और ओस में भीगी हुई खड़ी थी, जो कि इस मौसम में आम बात है। मन की शून्यता को और गहरा देने वाला सन्नाटा था। एक तो मन उसका डूबा हुआ था, एकांत में था, एकदम अकेलेपन में था। ऊपर से ऐसा माहौल, जब आप बहुत दुखी हो और उस समय आप बस में सफ़र कर रहे हो और सैड सॉन्ग चल रहे हो, आप और डूब जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं, आसपास के सारे सहयात्रियों से कट जाते हैं। आपको लगता है दुनिया आपके लिए थम गई है, आपको कोई सहारा, कोई आसरा नजर नहीं आता। थोड़े से जब हम खुश होते हैं, जॉली मूड में होते हैं और कहीं पार्टी सॉन्ग चल रहे हो तो हम भी एकदम उस मूड में आ जाते हैं और अच्छा लगने लगता है। तो माहौल का असर बहुत होता है। शिवानी एकदम उदास है, परेशान है और ऐसे में जब वो बगीचे में आई है तो चारों तरफ सन्नाटा, अंधेरा, आसमान में कोहरा, पेड़ पौधे एकदम शांत। शिवानी का अकेलापन, उसके मन की जड़ता और बढ़ जाती है। उसने समय का अंदाज़ा लगाना चाहा पर लगा नहीं पाई। शिवानी ने चारों तरफ देख करके अंदाज़ा लगाना चाहा कि टाइम क्या हो गया होगा, क्या समय हो रहा होगा, अंदाज़ा नहीं लगा पाए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, पुरखे थे, कहते हैं कि घड़ी का जब आविष्कार नहीं हुआ था तो सूरज के उगने और छिपने के बीच उसकी स्थिति को देखकर, आसमान में सूरज किस तरफ है, कितना ढलान में आ गया है, उसको देखकर वो समय का अंदाज़ा लगाते थे। शिवानी ने भी लगाना चाहा और मौसम के अनुसार हमारा अंदाज़ा कई बार गलत होता है। गर्मियों में 5 बजे ही दिन निकल आता है और सर्दी में 7-8 बजे तक सूरज के दर्शन नहीं होते। 6 बजे तो आप खिड़की से झाँकोगे, बहुत रात है अभी, रात। सुबह के आने के बाद तक भी रात लगती रहती है, बड़ी होती है रात, होती नहीं है, इस मौसम की वजह से लगती है। तो शिवानी ने भी देखा तो उसको पता नहीं लगा, लेकिन हाँ, पूर्व की ओर कोहरे को चीर कर सफेदी की हल्की सी आभा जरूर झलक मार रही थी। उसने पूरब की तरफ देखा तो बादलों के पीछे से जरा सा उसको सफेदी का आभास सा हुआ, यानी सूरज दिख जाएगा, आधी रात नहीं है, सुबह की तरफ समय बढ़ रहा है। उसने शॉल को अच्छी तरह अपने चारों ओर लपेटा और 4 सीढ़ियाँ उतरकर लाल बजरी की सड़क पर आ गई। शॉल को सर्दी के कारण और अच्छी तरह अपने इर्द गिर्द लपेट लिया और थोड़ा सा आगे बढ़कर 4 सीढ़ियाँ उतरकर लाल बजरी की सड़क पर आ गई। बगीचा लंबा चौड़ा है, सड़क भी है, बहुत बड़े बड़े बगीचों में चारों तरफ आने जाने के रास्ते बनाए हुए होते हैं, आपने पार्क देखे होंगे, वो आ गई। अंधेरी सड़क पर पेड़ों की खामोश उदास छायाएं गहरे काले रंग के धब्बों के रूप में फैली बिखरी पड़ी थी। बड़े बड़े पेड़, लेकिन अंधेरा है तो ऐसा लग रहा था लंबी लंबी काली छायाएं हैं जो खामोश है। खामोश इसलिए कि पेड़ बात नहीं कर रहे, हवा चलने से हवा नहीं चल रही तो वो हिल नहीं रहे, तो ऐसा लग रहा है कि खामोश चुपचाप कुछ छायाएं खड़ी है। चलकर वह फाटक के पास बने कुएं पर आ गई और आगे तक आ गई, फाटक तक आई, एक कुआं बना हुआ, उस कुएं के पास आ गई। थोड़ी देर इधर उधर देखती रही, फिर खड़ी रही, फिर उसी की जगह पर बैठ गई। 2-4 मिनट तो उसने इधर उधर देखा,
खड़ी रही, फिर कुएं की जगत पर बैठ गई। कुएं की जो सीमेंटेड मुंडेर होती है उसको जगत कहते हैं, उस पर वो बैठ गई। हवा की ठंडक और नमी से धीरे धीरे उसकी जड़ता गलने लगी। जब बहुत दिमाग खराब हो, माथे में चिंता की गर्मी हो, तब हम अगर खुली हवा में चले जाएं और सुहाना सा मौसम लगे, ओस भी इवन टपक रही हो, तो सर को उस ओस से, उस ठंडक से जो आभास होता है, माथे की गर्मी छटने लगती है, थोड़ा सा जड़ता का एहसास पिघलने लगता है। ऐसा ही शिवानी के साथ हुआ। और सबसे पहले उसके मन में आया कि वह यहाँ क्यों आई। जब थोड़ा सा मन शांत होने लगा, थोड़ी सोचने समझने की स्थिति लौटी, तो सबसे पहले उसके मन में एक ही सवाल आया कि वह यहाँ क्यों आई। अब ये क्यों आई, इसका जवाब कहानीकार ने फ्लैशबैक में कहानी को ले जा कर दिया है। फ्लैशबैक यानी कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, जिस वजह से इस मोड़ पर कहानी आकर खड़ी हो गई है, वो मोड़ क्या था, ये फ्लैशबैक में होता है। इसको हम वीडियो में अगले अंक में देखेंगे। तब तक आपसे मेरी आशा है कि आप बने रहेंगे, साथ रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए।